हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जो हम प्रैक्टिस सेट 3 लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो गए हैं। ठीक है, तो ये यूपी पुलिस एग्जाम और आने वाले जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, जिसमें हम जीके और जीएस का जो भी क्वेश्चन बन सकता है हम उनको इसमें लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है जो आपको जीके में जीएस में हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो बिना टाइम को गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से साबित होता है। ठीक है, तो जो आज के और उसके जो कह सकते हो सिंधु घाटी सभ्यता और आज के हिंदू धर्म की प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से साबित होता है, तो आपको बता दें कि पत्थर, वृक्ष और जानवर। तो पत्थर, वृक्ष और जानवर में सिंधु घाटी में भी पूजा होती थी और आज भी पत्थर, वृक्ष, जानवर हिंदू धर्म में प्राचीन संस्कृति से ही पूजे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, जहां सिंधु घाटी में और आज की हिंदू धर्म की प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध पत्थर, वृक्ष और जानवर को पूजा से साबित होता है। ठीक है, तो किससे साबित होता है? पत्थर, वृक्ष और जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला है। तो कृत्रिम गोदीवाड़ा कहां से मिला है? तो आपका मिला है कहां से? लोथल से। कहां से मिला है? लोथल से। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल से। ठीक है, तो लोथल जो सैंदव सभ्यता थी उसका एक महत्वपूर्ण स्थल था जो आधुनिक गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है। किस में पड़ता है? तो अहमदाबाद जिले में पड़ता है। और इसको सन 55 से सन 6200 के बीच, सन 1955 से लेकर के 62 के मध्य किसके द्वारा? एस आर राव के द्वारा इसकी खोज हुई। किसके द्वारा? एस आर राव के द्वारा लोथल की खोज हुई। और यहाँ पर बहुत सारे पशुओं की हड्डियां, अन्नागार जैसी अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो वही बता दें कि ये क्या था? गोदीवाड़ा था। गोदीवाड़ा मतलब जहाजों की गोदी, यानी कि जहां पर जिस गोदी में जहाज खड़े होते हैं। ठीक है, तो कह सकते हो कृत्रिम गोदीवाड़ा था लोथल, जहां से वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, यानी कि आयात और निर्यात होता था। ठीक है, तो ये एक कह सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ से आयात निर्यात किससे होता था? तो मेसोपोटामिया से। किससे? मेसोपोटामिया से आयात निर्यात यहाँ से किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली मुस्लिम महिला जिसने भारत पर शासन किया। तो पहली मुस्लिम महिला जिसने भारत पर शासन किया तो वो थी आपकी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो आपकी दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जो दूसरे सुल्तान हुए, यानी कि वास्तविक संस्थापक जिनको माना जाता है दिल्ली सल्तनत का, जिनका नाम था इल्तुतमिश की ये कौन थी? तो ये पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी कौन? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान ने 1236 से लेकर के 40 तक दिल्ली सल्तनत पर एज आ शासक राज किया। ठीक है, तो कौन थी ये दिल्ली सल्तनत पर पहली मुस्लिम महिला? कौन थी? तो रजिया सुल्तान। ये कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी, जो इल्तुतमिश जिसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इतनी बात है इसमें। नेक्स्ट है आपका कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता हस्तांतरण का कारण था। तो जो सत्ता हस्तांतरण की गई थी इसी दिन, यानी कि 15 अगस्त को इसी दिन जापानी सेनाओं के एडमिरल माउंटबेटन के सामने आत्मसमर्पण किया था। जो जापानी सेना थी 15 अगस्त 1945 को, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, कौन सा वर्ल्ड वॉर? सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम था। और इसी दिन 15 अगस्त को 1945 को जापानी सेना ने जो जापानी सेना थी उसने मित्र राष्ट्रों के सामने, किसके सामने? मित्र राष्ट्रों के सामने क्या किया था? आत्मसमर्पण किया था। और वहीं जो मित्र राष्ट्र थे उनकी जो दक्षिणी पूर्वी कमांड थी उसको संभाल कौन रहा था? उसका अध्यक्ष था, या उसका कह सकते हो उसका कमांडर
उत्तर था आपका माउंटबेटन, और यही माउंटबेटन आगे चल करके भारत में वायसराय बन करके आता है। कौन आता है? वायसराय बन करके आता है। तो इसीलिए 15 अगस्त को चुना गया। इसी दिन जापानी सेना ने माउंटबेटन के सामने आत्मसमर्पण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, जो आपका बंगाल में स्थायी बंदोबस्त था, किसने लागू किया था? तो इसको लागू करने वाले थे कॉर्नवालिस। कौन थे? कॉर्नवालिस। 1793 में स्थायी बंदोबस्त को स्टार्ट किया जाता है बंगाल में, किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये था कि कंपनी ने जमींदारों को भूस्वामी मान लिया था और उनको राजस्व की दर नियत कर दी गई थी, और यह कह दिया गया था कि सूर्य अस्त होने से पहले जो भी कर वसूला है उसमें से 1/, कितना? आपका 1/10 है अपने पास रख के बाकी का किसके पास देना है? किसके पास देना है? तो ये आपका कंपनी के पास देना है। ठीक है, किसके पास देना है? कंपनी का। 1/10 आपको जमींदार खुद रखेंगे और बाकी का कौन किसके पास जाएगा? तो कंपनी के पास जाएगा। सूर्य अस्त होने से पहले जो भी कर जमा किया है उसको जमा करना होता था, इसीलिए उसको सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्यास्त का कानून भी स्थायी बंदोबस्त को कहते हैं। ठीक है, तो किसने स्टार्ट किया था? कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विसदनीय विधानमंडल से क्या आशय है? जो आपकी द्विसदनीय विधानमंडल है उससे आपका आशय यह है कि इसमें निम्न सदन और उच्च सदन दोनों होते हैं। तो निम्न सदन आपका लोकसभा को कहा जाता है और उच्च सदन आपका राज्यसभा को कहा जाता है। लोकसभा, वहीं आपकी लोकसभा 81 में बताते हैं भारतीय संविधान, वहीं आपका राज्यसभा 80 में बताता है इसके गठन के बारे में प्रावधान। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, लेकिन इसको निम्न सदन कहा जाता है और इसको लोकप्रिय सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकप्रिय सदन कहा जाता है। ठीक है, इसको उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। ठीक है, तो किस विधानमंडल द्विसदनीय है? तो इसका मतलब है कि इसमें उच्च सदन है और इसमें आपका निम्न सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संसदीय संरचनाओं में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताओ। जो अस्थायी सदन है, तो आपके अस्थायी सदन कौन से हैं? तो आपके लोकसभा और आपके कौन से? विधानसभा। लोकसभा और विधानसभा दोनों कौन है? तो अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन होने का कारण है कि 5 वर्ष के पश्चात इनका दोबारा से क्या होता है? तो इनका चुनाव होता है। ठीक है, तो लोकसभा वही केंद्र पर जो काम करती है, वहीं विधानसभा राज्य के स्तर पर काम करती है। ठीक है, वहीं लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, तो वहीं राज्य में विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो 2 अस्थायी हैं, कौन कौन से? लोकसभा और विधानसभा। ठीक है, नेक्स्ट चीज इसमें वही आपको बात करें कि जो आपकी राज्यसभा होती है वो केंद्र पर होती है, और वहीं जो आपकी विधान परिषद होती है वो आपकी राज्य पर काम करती है। इन दोनों का विघटन नहीं होता है ना। इसके 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या लेते हैं? अपने आप क्या ले जाते हैं? यानी कि अपने आप रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में संसद की इमारत को क्या कहा जाता है? तो संसद भवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसद भवन कहा जाता है। और इस संसद भवन का निर्माण 1912-13 में जो पुराना वाला था उसका निर्माण 28 मई 2023 को नया संसद भवन बन के तैयार हो चुका है। ये पुराने वाले की बात है। जो 1912 से 13 के बीच में जो ब्रिटिश इमारत, जो ब्रिटिश लोग थे, इन्होंने इसको खाका तैयार किया था ब्रिटिशों ने, जिसका नाम था लुटियन। एक का नाम था एडवर्ड लुटियन और दूसरे का नाम था हर्बर्ट। क्या नाम था? हर्बर्ट। लुटियन और हर्बर्ट ने मिलकर के इस जो पुरानी संसद भवन था उसका इमारत का स्ट्रक्चर तैयार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो इनमें से बता दें, आपका सौर प्रणाली से कौन सा संबंधित नहीं है? तो आपका निहारिका। ठीक है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह ये सभी सौर मंडल में आते हैं, जबकि निहारिका आपका गैलेक्सी हो जाएगा। और गैलेक्सी के चक्कर तो खुद सूरज लगाता है। गैलेक्सी के चक्कर तो खुद सूरज लगाता है। और हमारी गैलेक्सी कौन सी है? जिसको कहते हैं आप आकाश गंगा। क्या कहते हैं? आकाश गंगा, या इसको कहा जाता है मिल्की वे। क्या कहा जाता है? मिल्की वे। ठीक है, तो इतनी बात है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
पल्सर क्या होता है? तो जो पल्सर होता है वो आपका क्या होता है, तो आपको बता दें, पल्सर तेजी से घूमने वाला एक तारा होता है, तेजी से घूमने वाला एक तारा होता है, ठीक है। पल्सर क्या है? तेजी से घूमने वाला एक तारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेवन सिस्टर का सदस्य नहीं है? तो आपको बता दें कि सेवन सिस्टर का सदस्य कौन सा नहीं है, तो इसमें सदस्य है तो कौन सा है? त्रिपुरा है। तो सेवन सिस्टर का जो आपका सदस्य है वो कौन सा है? आपका त्रिपुरा है। तो वहीं सेवन सिस्टर की बात करोगे तो आपका कौन कौन सा आता है इसमें? सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, दूसरा आता है नागालैंड आता है, तीसरा आपका मणिपुर आता है, चौथा आपका मिजोरम आता है, पांचवा आपका त्रिपुरा आता है, छठवां आपका मेघालय आता है और सातवां आपका आसाम आता है, ठीक है। आसाम आता है, सिक्किम सेवन सिस्टर में नहीं आता, ठीक है। तो इतने आते हैं, है ना, इसमें सेवन सिस्टर में। तो सेवन सिस्टर का सदस्य हो जाएगा त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, माउंट आबू राजस्थान में है, कोडाई कनाल आपका तमिलनाडु में है, जबकि शिमला आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो वहीं दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरे नंबर पर आपका दिल्ली है और तीसरे नंबर पर बात करें तो आपका पुदुचेरी आ जाएगा। कौन सा? पुदुचेरी। पहले पर कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। यहां तक इतनी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक जो आपका कहा जाता है वो कहा जाता है मिस्टर एडम स्मिथ को। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। तो अर्थशास्त्र का जो जनक है वो कौन है? एडम स्मिथ है। कौन है? तो एडम स्मिथ है, ठीक है। इन्होंने एडम स्मिथ ने क्या कहा जाता है इनको? अर्थशास्त्र का जनक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं? तो उत्पादन के जो 4 कारक हैं आपका भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन, ये क्या है? उत्पादन के 4 कारक हैं, ठीक है। तो वही 4 कारक कौन है? भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम विभाजन का परिणाम है। श्रम विभाजन का परिणाम क्या होता है? तो विशेषज्ञता। अगर हम श्रम को अगर विभाजन कर दें उनकी योग्यता के हिसाब से यानी कि श्रम का विभाजन कर दें तो उसका परिणाम क्या निकल के आएगा? तो जो भी विभाजन होगा वो उस क्षेत्र में विशेषज्ञ होंगे, ठीक है। उस क्षेत्र में विशेषज्ञ होंगे। तो श्रम विभाजन का परिणाम क्या होता है? विशेषज्ञता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थशास्त्र को सबसे उपयुक्त के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो किस अर्थशास्त्र के रूप में? मिश्रित अर्थशास्त्र के रूप में, जहां आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ में कौन सी आपकी निजी अर्थव्यवस्था यानी कि निजी अर्थव्यवस्था यहाँ पर शामिल है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी है और आपका सार्वजनिक क्षेत्र भी वहाँ काम करता है। यानी कि पूंजीवादी या निजी एक ही बात होती है, माफ कीजिएगा, पूंजीवादी या निजी अर्थव्यवस्था जिसको कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और आपकी सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि जिसको कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, जिसको पब्लिक सेक्टर कहा जाता है। तो पूंजी प्लस सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाते हैं, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें इतनी बातें, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है आपका दोनों क्षेत्र ये बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पंज क्या है? तो स्पंज आपको बता दें कि स्पंज क्या है? एक जीव है। क्या है? एक जीव है स्पंज। स्पंज क्या है? एक जीव है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। जो पेरीफेरा, जो आपका पेरीफेरा फाइल्स का सदस्य है, पेरीफेरा फाइलम का क्या है? सदस्य है। तो कौन है? स्पंज। स्पंज किस फाइलम का सदस्य है, यानी कह सकते हो किस गण से आता है? तो पेरीफेरा फाइलम से आता है, ठीक है। इसमें कंकाल तंत्र भी पाया जाता है, इसमें लचीला कंकाल तंत्र पाया जाता है। किसमें? आपका स्पंज में, ठीक है। इसमें
इसमें स्पंज तंत्रिका में स्पंज की जो तंत्रिका होती है उसमें तंत्र का अभाव रहता है, पाचन तंत्र का अभाव रहता है, और वहीं साथ साथ संवहन तंत्र का भी क्या रहता है, अभाव रहता है। लेकिन ये क्या है, स्पंज एक जीव है जो पेरिफेरा फाइलम के गण से संबंधित है। ठीक है, इतनी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुष्प रहित पौधे क्या कहलाते हैं? तो पुष्प रहित पौधे आपके क्या कहलाते हैं, क्रिप्टोगैमस कहलाते हैं, क्रिप्टोगैमस कहलाते हैं। जो पुष्प रहित पौधे होते हैं उनको क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैमस कहते हैं। जैसे आपका फर्न हो जाएगा, इन पर फूल नहीं आता, मॉस हो जाएगा, ठीक है, काई है ना, और आपका एक होती है आपकी भूरी शैवाल, एक भूरी शैवाल हो जाएगी, और आपका कवक, ये कौन होते हैं, पुष्प रहित पौधे होते हैं। क्या कहते हैं इनको, क्रिप्टोगैमस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बर्फ को बुरादा में पैक किया जाता है। तो बर्फ को बुरादा में पैक करने का कारण क्या है कि बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। जो बुरादा होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, और कुचालक होने के साथ साथ जो बर्फ होती है, जो आइस होती है, उसको पिघलने नहीं देता। ठीक है, तो ऊष्मा का कुचालक होता है कौन, बुरादा। तो इसीलिए बुरादे में बर्फ को रखा जाता है। ठीक है, ठीक है, जो वायुमंडलीय जो ऊष्मा होती है उसको बर्फ तक नहीं पहुंचने देता। ठीक है, इसलिए बर्फ जो है ज़्यादा देर तक आइस बनी रहती है, यानी कि बर्फ अपनी कंडीशन में बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो जो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत है वो आपका किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। ठीक है, तो जो परमाणु सिद्धांत है उसका जो किसने दिया था सिद्धांत, परमाणु का सिद्धांत, पदार्थ के परमाणु का सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र का संपादक कौन है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संपादक आपका हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा, इसका संपादक था आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र का आर श्यामा शास्त्री। कौन है? आर श्यामा शास्त्री। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपको बता दें कौन हो जाएंगी पहली भारतीय महिला जो अंतरिक्ष, कौन हो जाएंगी? तो वो हो जाएंगी आपकी अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली कल्पना चावला। कौन हो जाएंगी? कल्पना चावला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा कल्पना चावला। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, कौन है? कल्पना चावला। ठीक है, तो पहली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला हैं ये, जो अंतरिक्ष में प्रवेश कर गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड सबसे कम आयु में किसने बनाया है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सबसे आयु में रिकॉर्ड डिक्की डोलमा ने बनाया है। डिक्की डोलमा ने, और डिक्की डोलमा एक भारतीय महिला हैं। क्या हैं? एक भारतीय महिला हैं जिन्होंने 19 साल की उम्र में, बस महज 19 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर दी थी। और वहीं आपकी ये कौन है सबसे कम आयु के? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका कौन हो जाएगा सबसे कम आयु का? माउंट एवरेस्ट। इसमें कौन हो जाएगा? डिक्की डोलमा। अगर ओवरऑल आपसे पूछा जाता है कि ओवरऑल कौन है सबसे कम आयु का, तो सबसे कम आयु का है यूएसए के हैं एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जॉर्डन रोमेरा। इन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में, 13 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट को फतह किया था, माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, तो इसमें पूछेगा तो डिक्की डोलमा, और वैसे ओवरऑल जॉर्डन रोमेरा 13 वर्ष के हैं, और ये कितने हैं? 19 वर्ष के। ठीक है, तो इतनी बातें आज के लिए रखते हैं। ठीक है, इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आ रहे होंगे, और पसंद आ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे मैं प्रैक्टिस सेट ऐसे ही बनाता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।